उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट के पास में फिर से भूस्खलन सक्रिय हो गया है। कल लैंडस्लाइड के 15 घंटे बाद मार्ग खुला है, जिसके बाद से यात्रा दोबारा से शुरू की गई, लेकिन बारिश के चलते कई जगह कुछ डेंजर जोन सक्रिय हैं। बुधवार दोपहर से ही पहाड़ी में रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आपदा कंट्रोल रूम से जानकारी मांगने पर वहां कर्मचारी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भी नजर आए। तो मौसम में एक बार फिर से बदलाव हुआ है, भूस्खलन देखा जा रहा है और पहाड़ों से पत्थर भी गिर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में उत्तरकाशी से बलवीर जुड़ गए हैं। बलवीर का रुख कर लेते हैं। बलवीर, पहले तो वेदर को लेकर अपडेट दीजिएगा कि क्या अपडेट है, और साथ ही कर्मचारियों के अभद्र भाषा का प्रयोग करने की भी जानकारी मिली है, तो क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल चांदनी, मौसम की हम बात करें तो मौसम आज बादल भी है और मौसम साफ भी है। धूप खिली हुई है इस समय जनपद उत्तरकाशी में कई जगह। और अगर हम बात करें जिस तरह से मार्ग बंद हो गया था, डाबरकोट बंद हो गया था, यात्री काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा था। इस बीच में जो आपदा कंट्रोल रूम जिसकी अहम भूमिका रहती है, उसके जो कर्मचारी वहां पे जो तैनात थे उन पे सवाल खड़े हुए हैं। कईयों ने यात्रियों के साथ, और चाहे पत्रकार हो, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और सही जानकारी नहीं दी है, जिसके चलते ये हुआ कि जो यात्री है उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो डाबरकोट के पास है, 15 घंटे बाद मार्ग को अभी सुबह खोला जा सका है। यात्रियों को हालांकि अभी राहत मिली है, पर जिस तरह से आपदा प्रबंधन विभाग ऐसे समय पे तैयारी की बात करता है, मॉक ड्रिल भी इनसे करवाई गई थी, उसके बाद भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहीं ना कहीं प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पर सवाल खड़ा करता है और काफी चर्चा का विषय भी यहां बना रहा। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि जो डाबरकोट है 15 घंटे बाद खोल दिया गया है। यात्री अपने अपने पड़ाव को निकल चुके हैं। इसके अलावा जो भूस्खलन जोन सक्रिय हुए थे, इसमें धरासू में भी भूस्खलन जोन देखने को मिला, सक्रिय देखने को मिला, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गंगोत्री हाईवे पे बंदरकोट के पास भी भूस्खलन जोन कल सक्रिय रहा। एक बारिश से कह सकते हैं कि जो डेंजर जोन है जिन्हें चिन्हित किया गया है, उनके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पर हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि आपदा कंट्रोल रूम जिसकी अहम भूमिका रहती है कि इस टाइम पे उचित कदम उठाए, उचित दिशा निर्देश दे, वो उसके कर्मचारी अभद्र भाषा का प्रयोग और सही जानकारी उनके पास नहीं होना बड़ा सवाल यहां पे खड़ा करता है। जी, तो बिल्कुल बड़ा सवाल ये जिम्मेदारों पर कि जहां यहां पर सहायता की उम्मीद की जा रही थी, वहां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका। और चलिए बात कर रहे थे केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन पर 15 जून तक रोक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। धाम में उमड़ रही है भारी भीड़ के चलते ये फैसला लिया गया है। अभी तक 6.5 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। बुधवार को ही 14,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। 4 धाम में अभी तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन जो है उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और साथ ही साथ ये भी है कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए फिलहाल ये रोक लगाई गई। केदारनाथ धाम में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई भी कमी नहीं देखी जा रही है। लगातार बारिश और ओले गिरने के बीच में श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि कई बार भक्तों को सुरक्षित जगहों पर रोका जा रहा है, लेकिन बारिश और ठंड के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ है। सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें दर्शनों के लिए पहुंच रही हैं और पुलिस जवान भी दर्शन कराने के लिए जुटे हुए हैं। तस्वीरें केदारनाथ से आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। अब देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन जो आस्था है लोगों की वो कम नहीं हो रही है। पिछले कई दिनों से यहां पर बार बार मौसम में बदलाव भी देखा गया, ओलावृष्टि भी हुई, बर्फबारी भी हुई, बारिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ में भारी बारिश हो रही है। यहाँ एक परिवार से उनका बच्चा बिछड़ गया। अब बच्चे का बिछड़ना कितना बड़ा दुख है, झटका है, ये समझा जा सकता है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने सकुशल बच्चे को उसके परिवार के पास पहुंचा दिया है और परिवार के लिए बाबा केदार का ये सच्चा उपहार था। उस परिवार के लिए
मानो दिवाली आ गई हो। और भारी बारिश के बीच हेलीपैड में बच्चा ठंड से ठिठुर रहा था। पुलिस के 2 जवानों की नजर पुलिस पर गई और उसे तुरंत ही गोद में उठाया और कंबल में लपेटकर हीटर के पास लेकर गए और फिर पता लगा कि बच्चा राजस्थान का है। उसके माता पिता की खोजबीन की गई और परिवार को बच्चा सौंप दिया गया। अब एक माता पिता के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? उनका बच्चा उन्हें वापस मिल गया है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस को बार बार नमन कर रहे हैं। प्रदेश में मौसम लगातार खराब हो रहा है। ऐसे में चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम को देखते हुए ही यात्रा करें। सीएम धामी ने कहा कि सभी श्रद्धालु पहले मौसम की जानकारी ले रहे हैं और फिर यात्रा की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी श्रद्धालु को यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह अपील की है कि आप पहले मौसम का अपडेट ले लें, उसके बाद में आप यात्रा के लिए निकलें। सभी श्रद्धालुओं से और आने वाले जो भी तीर्थ यात्री हैं, सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम, चूँकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं ख़राब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं, तो हम लोग भी परेशान होंगे और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में ग्लेशियर टूटा है। घाटी के बालिंग गांव के करीब ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने से किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये ग्लेशियर अगर आबादी वाले इलाकों के करीब गिरता तो नुकसान हो सकता था। बालिंग के ऊपर इलाकों में इन दिनों कीड़ा जड़ी के दोहन के लिए ग्रामीण जाते हैं और उसी दौरान ये ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने का ये नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्लेशियर टूटने की तस्वीर सामने आई है और दारमा घाटी में ये ग्लेशियर टूटा है। भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर नदी और झरने भी उफान पर आ गए हैं और पूरी तरह से बरसात जैसा मौसम नजर आ रहा है। मसूरी के पास कैंपटी फॉल से भी यहां पर नजारा काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। और ऊपरी इलाकों की बात करें तो लगातार हो रही बारिश के चलते ये जो फॉल है वो जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। मटमैला पानी काफी तेजी से नीचे आ रहा है। हालांकि वहां से पर्यटकों को हटा दिया गया है और कुछ समय के लिए पर्यटकों से कैंपटी फॉल से नहीं जाने की अपील भी की जा रही है। खराब मौसम, बारिश और बर्फबारी से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। राज्य के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का होना माना जा रहा है। मौसम विभाग ने आगे 3 दिन भी बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया हुआ है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी जैसे जिलों में सबसे ज्यादा असर होगा। बाकी पूरे राज्य में तेज बारिश का सिलसिला 3 जून तक रहने का अलर्ट है। इसके अलावा आंधी और बर्फबारी को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अवैध कब्जों पर धामी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है और मज़ारों पर हुई कार्रवाई के बाद में अब आज से सेकंड फेज की शुरुआत हो जाएगी। नदी किनारे के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। आप ये रिपोर्ट देखिए। वन विभाग ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के पहले फेज में वन भूमि को धार्मिक अतिक्रमण से मुक्त करने का अभियान शुरू किया था। अब सेकंड फेज में बारी नदी किनारे हुए अंधाधुंध अतिक्रमण की है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 23 नदियों को चिन्हित किया गया है, जिन पर गुरुवार से एक्शन शुरू हो जाएगा। ये नदियां हैं गौला, शारदा,
नंधोर, दाबका, कोसी, गंगा, देहरादून में रिस्पना, माल देवता, सहस्त्रधारा, सहसपुर में पौंधी नदी, आसन, टोंस, यमुना, शीतला, कोटद्वार की सुखरो, खो नदी और जाखन नदी शामिल हैं। तो सेकंड स्टेज में हम उन अतिक्रमणों पे फोकस कर रहे हैं जो बड़े चंक्स पे हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा भूमि प्रभावित हो रही है और जहाँ पे अतिक्रमण खाली कराना कंपैरेटिवली आसान होगा। मुख्य रूप से जो नदी के किनारे होते हैं उसमें बहुत सारे बाहरी लोग कब्जा कर बैठे हुए हैं। कोई अस्थायी है, कोई स्थायी है, कोई दुकान, मकान और व्यावसायिक गतिविधियां अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं, तो उनको चिन्हित करने कार्य किया गया है। यहाँ पे सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो 1 तारीख से जो है हमारा जो ये ऑपरेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। वन भूमि से 450 मज़ारों को ध्वस्त किया गया। इससे विभाग करीब 2000 हेक्टेयर लैंड को अतिक्रमण मुक्त करने में सफल रहा। हालांकि अभी कोर्ट केस के चलते कई धार्मिक अतिक्रमण अपनी जगह पर बने हुए हैं। अभियान की हर रोज मॉनिटरिंग होगी। अभियान का तीसरा फेज भी चलेगा, जिसमें बड़े बड़े पक्के निर्माण और कई बस्तियां भी बुलडोजर की जद में होंगी। फिलहाल सेकंड फेज में अस्थायी और हाल ही में किए गए अतिक्रमण को हटाने का टारगेट है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए सीधे देहरादून लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, जरा बताइएगा, 23 नदियों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जो है वो आज शुरू हो जाएगी। किस तरह से प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है और किस तरीके से इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाएगा? बिल्कुल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसकी लगभग पूरी तैयारियां कर ली हैं। पूरे प्रदेश में 23 नदियां हैं जिसके आसपास दोनों तरफ ये अतिक्रमण हुआ है। मैं जहां पर खड़ा हूं ये देहरादून की रिस्पना नदी है और रिस्पना के दोनों तरफ भी बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। कई यहाँ पर बस्तियां बसी हैं और इन जगहों से इस अतिक्रमण को हटाना फॉरेस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहेगा। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से कहना है कि नोटिस दे दिया गया है, सभी को बता दिया गया है कि यहाँ से उन्हें हटना होगा और जो रिवर एरिया है वहां पर उसको उनको छोड़ना होगा। लेकिन फर्स्ट फेज में जिस तरीके से हमने देखा, तमाम मज़ारें हटाई गई, जंगल में जहां पर मज़ारें बनाई गई थी या दूसरे धार्मिक स्थल थे उनको हटाया गया, वो अतिक्रमण यहाँ पर हटाया गया और अब अगला फेज यहां पर नदियों को लेकर शुरू होने वाला है। और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज फॉरेस्ट के लिए यही रहेगा कि लोगों को समझाना, वहां से हटाना और इस प्लान को किस तरीके से पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश की 23 नदियां इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, तो 23 नदियां जहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन अक्सर दीपांकर हम देखते हैं कि जब भी बड़ी संख्या में लोगों को हटाया जाता है या फिर अतिक्रमण हटाया जाता है, उनके घर तोड़े जाते हैं, तो बड़ी संख्या में कई जगह पर विरोध की स्थिति भी बनती है। अभी आप मौके पर मौजूद है, कुछ ही देर बाद फिर प्रशासन की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। क्या किस तरह का माहौल वहां पर देखा जा रहा है? क्या अतिक्रमण हटाने को लेकर वहां के लोगों में सहमति है या फिर विरोध जैसी स्थिति है? अभी 2-3 दिन पहले जब हमने लोगों को रिएक्शन लिए तो लोगों का ये कहना था कि उनको यहां से कहीं विस्थापित किया जाएगा या कहीं शिफ्ट किया जाएगा। इस बात को लेकर तमाम सवाल लोगों के थे। लेकिन आज अब देखना होगा, जब 10 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी तो रिस्पना के अगर आसपास में दिखाऊं तो ये पूरी बस्तियां इसी तरीके से यहां पर बसी हैं और पूरी देहरादून में ये जो पूरी नदी गुजरती है लगभग 8-9 किलोमीटर के एरिया में, दोनों तरफ आपको रिस्पना की बस्तियां दिखेंगी, रेलवे ट्रैक की तरफ आपको दिखेंगी, तो बस्ती बस्ती यहां पर बसी है और तमाम लोग इसमें रहते हैं जो काम करते हैं, लेबर के मजदूर हैं और उनके यहां पर ठिकाने हैं। लेकिन अब आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही सवाल यहां पर है कि वन विभाग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि लोग अगर विरोध करते हैं तो उनको किस तरीके से समझाया जाए और इस विरोध के बीच अतिक्रमण का जो ऑपरेशन चलेगा, इस ऑपरेशन को आगे अंजाम तक पहुंचाना एक चैलेंज प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, फॉरेस्ट के लिए। जी, अब इस चुनौती से कैसे पार पा पाता है प्रशासन, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम का विकास मास्टर प्लान के तहत में काम किया जा रहा है, जिसमें 100 परिवार और साथी दुकानदारों का विस्थापन होगा, जिसके लिए सर्वे कर लिया गया है और इसी के साथ ही सर्वे टीम ने मिट्टी की जांच करने के लिए एक लैब भी सैंपल भेजा है। पुजारियों और दुकानदारों के विस्थापित करने पर जन सुनवाई की योजना भी तैयार की जा रही है। केदारनाथ की तर्ज पर ही मंदिर जागेश्वर धाम का विकास करने की योजना है। जागेश्वर धाम को 5वें धाम के रूप में कुमाऊं में विस्थापित किया जा रहा है, तो वहीं व्यापारियों की मांग है कि उन्हें आसपास ही बसाया जाए।
के लिए हमारा कोई लोगों का वो नहीं है यहाँ की, लोग नहीं होना चाहिए, होने में कोई आपत्ति नहीं है। लोगों का कहना है, जो व्यापारी हैं यहाँ के, उनका कहना है कि मार्केट इसी 100 मीटर के दायरे के अंदर बने, सबसे बड़ा, जो कि व्यवसाय के लिए। अगर ये मार्केट को बहुत दूर करेंगे, लोगों को इसको फायदा नहीं मिलेगा, यहाँ के मेन व्यापारियों को। बस सबसे बड़ी समस्या यही है यहाँ की बस। और ज्यादा जानकारी के साथ में किशन जोशी लाइव जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से। किशन का रुख कर लेते हैं। किशन, ये बताइए, जो मांग की जा रही है उस पर प्रशासन का क्या कहना है? क्या ये संभव है कि आसपास ही उन लोगों को विस्थापित किया जा सकता है? क्या अपडेट है पूरे मामले में? कुमाऊं के जागेश्वर को 5वें धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। जो वहां पर रहने वाले 100 घर और उनकी दुकानें हैं, वो सबसे बड़ा अड़ंगा इस मास्टर प्लान में लगा हुआ है कि दुकानदार चाहते हैं कि मंदिर के आसपास ही उन्हें विस्थापित किया जाए। जो पर्यटक उनके पास आएंगे वो उनकी दुकान से प्रसाद या अन्य सामान खरीदेंगे, लेकिन आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है। क्योंकि अब विचार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि जागेश्वर जाने वाले मार्ग में 1 किलोमीटर पहले आरतोला के बाद इनको बसाया जाए। अब जो है अभी तक जो है सिर्फ प्लान किया जा रहा है। इसके बाद जन सुनवाई होगी, लोगों की सुनी जाएगी, दुकानदारों की सुनी जाएगी कि वो कहां पर चाहते हैं, प्रशासन कहां पर उनको जगह मिल रही है। ये देखना होगा कि प्रशासन इसमें कब से ये कार्रवाई शुरू करता है, क्योंकि मास्टर प्लान के तहत तेजी से काम होना है। कुमाऊं के मुख्य धाम के रूप में जागेश्वर को विकसित किया जाना है। जी, तो नजर बनाए रखिएगा किशन। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने यहां पर भी, क्योंकि लोग यहां से विस्थापित होने के लिए तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि आसपास ही कहीं बसाया जाए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।